नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल सील फ्लशिंग प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल सील फ्लश प्लांट के बारे में डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और अलग तरह का सिंगल सील फ्लश प्लांट जिसको प्लांट 32 भी बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लांट 32 जो है, ये जो सिंगल सील फ्लश प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सील फ्लश प्लांट है और इसको बहुत जगह यूज़ होता है रिफाइनरी में और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। देखिए, अभी तक जितने भी सील फ्लश प्लान है ना, उसके बारे में हम लोगों ने एक बात कहा था कि ये यूज होगा जहाँ पे प्रोसेस फ्लूइड क्लीन हो, क्योंकि जो सील फेस के अंदर जो लुब्रिकेशन के लिए प्रोसेस फ्लूइड यूज हो रहा था, जैसे प्लान 11 हो, चाहे प्लान 13 हो, चाहे प्लान 12 हो, 14 हो, ये सभी में। तो अगर ये प्रोसेस फ्लूइड अगर डर्टी होगा तो सील फेस के अंदर जा करके उसको इरोड कर देगा और मैकेनिकल सील प्रीमेच्योरली फेल हो जाएगा। तो अगर प्रोसेस फ्लूइड डर्टी हो, उस केस में क्या करना है, या फिर प्रोसेस फ्लूइड ऐसा हो कि जो कि सील फेस के अंदर कंपेटिबल नहीं हो, डर्टी तो नहीं है बट अगर ऐसा है कि वो सील फेस के अंदर जा करके वेपोराइज हो जा रहा है, तो उस केस में भी क्या करना है। तो इन दोनों ही केसेस में, किसी भी केसेस में कि सील फेस या तो बहुत डर्टी है या फिर इतना एक्स्ट्रा विस्कस है, कोई भी रीजन से अगर वो सील फेस में कंपेटेबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग बाहर से फ्लशिंग के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं और ऐसे सील फ्लश प्लांट को प्लांट 32 कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझते हैं कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें एक वाल्व होता है जो मोस्टली नीडल वाल्व होता है, और उसके बाद एक स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेनर से उसके अंदर अगर एक तो पहले से क्लीन दे रहे हैं और उसके अलावा कुछ अगर डॉट्स होंगे तो वो स्ट्रेनर से निकल जाएंगे। फिर एक फ्लो मीटर होता है, फिर एक नीडल वाल्व होता है, ये गेट वाल्व था, एक नीडल वाल्व है जिससे हम कंट्रोल कर पाएंगे फ्लो, और फिर यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इंडिकेटर है। और ये फ्लूइड जो है वो सील फेस में जा रहा है और अल्टीमेटली पंप के थ्रू उसके डिस्चार्ज के थ्रू चला जाता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि इसमें बाहर से हम फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली पंप के अंदर ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब इस सील फ्लश प्लांट को वहीं पे लगा पाएंगे जहाँ पे ये जो फ्लूइड जो बाहर से एक्सटर्नल फ्लूइड जो दे रहे हैं वो फ्लूइड कंपेटिबल होना चाहिए प्रोसेस फ्लूइड के साथ, क्योंकि इसको अल्टीमेटली मिल जाना है प्रोसेस फ्लूइड में। आप कोई ऐसा फ्लूइड इसके बाहर से नहीं दे सकते जो यहाँ पे तो जाए और इस टेम्परेचर पे आके वेपोराइज हो जा रहा है, तो पंप ही कैविटेट हो जाएगा। तो फ्लूइड को कंपेटेबल होना है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, एक फ्लो मीटर और यहाँ का प्रेशर। क्योंकि आप जो बाहर से फ्लूइड प्रोवाइड करा रहे हैं वो सील चैम्बर के प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे सील चैम्बर का भी प्रेशर भी बढ़ाएगा और वेपर मार्जिन भी बढ़ाएगा। तो ये प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। और जनरली इस तरह के पंपों सील फ्लश प्लांट होता है, उसके डेटा शीट में लिखा रहता है कि कितना प्रेशर मेंटेन करना है और कितना फ्लो भी मेंटेन करना है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो फ्लो और प्रेशर दोनों मेंटेन तभी हो पाएगा जब आपका पंप जो है एकदम डिजाइन पैरामीटर पे और सारे जो इक्विपमेंट जो है वो सब कुछ डिजाइन के अनुसार हो। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है ना, वो अल्टीमेटली गवर्न होगा सील चैम्बर के प्रेशर से। अगर सील चैम्बर का प्रेशर कम हो रहा है तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, सील चैम्बर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कंट्रोल वाल या नीडल वाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का सील चैम्बर का प्रेशर बेसिकली 3 बात पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये जो थ्रोट बूस्ट का क्लियरेंस है, एक जो फ्लूइड का फ्लो है उस पर, और उसके अलावा जो ये जो सील चैम्बर में, तो ये दोनों चीज़ों पे अगर ये डिपेंड कर रहा है कि हम कितना फ्लूइड दे रहे हैं और थ्रोट बूस्ट का क्लियरेंस कितना ज़्यादा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए थ्रोट बूस्ट का क्लियरेंस बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा कि जितना आप रिक्वायर्ड फ्लो देंगे उतना फ्लो से इस सील चैम्बर का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा जितना कि रिक्वायर्ड प्रेशर मेंटेन करना था। तो उस केस में क्या है, हमें ज़्यादा फ्लो देना पड़ेगा सेम डिजाइन प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे फ्लो और प्रेशर में कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली प्रेशर देख करके चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रेशर कम हो जाएगा सील चैम्बर का तो वेपर मार्जिन तो प्रेशर पे ही डिपेंड करता है ना। तो वेपर मार्जिन कम हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, सील चैम्बर प्रीमेच्योरली फेल हो जाएगा और ये लिक्विड जाके वेपराइज होकर के पंप को भी कैविटेट कर सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए फ्लो और प्रेशर दोनों मेंटेन कर पाएंगे अगर सील थ्रोट बूस्ट का क्लियरेंस डिजाइन के अनुसार ही है, तो फिर फ्लो उतना ही फ्लो देने से जो डिजाइन प्रेशर है वो आ जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग फ्लो और प्रेशर में प्रेशर देख करके चलाते हैं। तो इसमें आपका देखिए क्या क्या सुविधा हो जा रहा है। एक तो ये सुविधा हो जा रहा है कि आप क्लीन फ्लूइड दे रहे हैं तो डर्ट्स का प्रॉब्लम नहीं, फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है, बार बार नया फ्लूइड आ रहा है तो ठंडा भी रहेगा, सील चैम्बर ठंडा भी है, टेम्परेचर
फ्लूइड स्टैग्नेंट नहीं है, प्रेशर भी कंट्रोल कर पा रहा है, तो वेपर मार्जिन भी कंट्रोल हो पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सील मैकेनिकल सील फ्लश प्लान है और सील के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये क्या है प्लान 32? क्लीन और कूल लिक्विड, क्लीन भी है और कूल भी है, एक्सटर्नल सोर्स से सील चैम्बर में हम डाल रहे हैं। तो क्या क्या फ़ायदा होगा? हीट रिमूवल हुआ, हाँ ठीक है। प्रोसेस एंड सॉलिड रिमूवल फ्रॉम सील चैम्बर, हाँ हुआ। क्यों हुआ? रिमूवल कैसे हो गया? क्योंकि जो बाहर का लिक्विड आ रहा है, अब देखो पूरा का पूरा जो ये मान लीजिए गंदा फ्लूइड था जो प्रोसेस पंप आउट हो रहा था, ये गंदा फ्लूइड को है, तो आप देखिए ये साफ फ्लूइड जो आके पूरा का पूरा सील चैम्बर के एरिया को कैप्चर कर ले रहा है। तो एक तरह से ये इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रोसेस एंड सॉलिड रिमूवल फ्रॉम सील चैम्बर से सॉलिड का रिमूवल हो गया, ठीक है। फिर देखिए ऑलवेज प्रोवाइडेड एट ए प्रेशर ग्रेटर देन सील चैम्बर प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा सील चैम्बर से तभी तो वो फ्लूइड इंजेक्ट होगा। तो इस तरह से सील चैम्बर का प्रेशर जो है, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बाहर से आ रहा है वो सील चैम्बर का प्रेशर भी हल्का बढ़ा देता है। इस तरह से फ्लूइड का वेपर मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो जनरली इसके जो डेटा शीट होता है उसमें फ्लो रेट भी लिखा रहता है और एट द सेम टाइम प्रेशर भी लिखा रहता है कि कितना फ्लो रेट मेंटेन करना है और कितना प्रेशर मेंटेन करना है। समझिए बात को कि प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर, प्रेशर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि प्रेशर जितना ज़्यादा सील चैम्बर का मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा वेपर मार्जिन रहेगा। तो अगर मान लीजिए फ्लो रेट लिखा है 7 लीटर पर आवर हमको मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम प्रेशर जो है सपोज कीजिए मान लीजिए 5 kg मेंटेन करना है, तो अगर किसी वजह से अगर आपका प्रेशर जो है 5 kg जब हम रख रहे हैं तो फ्लो रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 10 या 12 लीटर पर आवर, मतलब ज़्यादा फ्लो रेट रखने से हमको ये प्रेशर मेंटेन हो रहा है। तो उस केस में हम प्रेशर देख करके ही चलाएंगे, क्योंकि अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो भी ये लिक्विड जा रहा है हो सकता है ये हाई टेम्परेचर में वेपोराइज हो जाए और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि थ्रोट ब्रूस का क्लियरेंस बढ़ गया। थ्रोट ब्रूस का क्लियरेंस बढ़ने से जो भी फ्लूइड जो है वो थ्रोट ब्रूस के थ्रू चला जा रहा है पंप के केसिंग में, तो इसलिए वहाँ प्रेशर कम हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये सभी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एनीवे यहाँ पे समझिए इंक्रीज सील चैम्बर प्रेशर एंड फ्लूइड वेपर मार्जिन if maintained properly, the best of all seal plan subject to acceptance of contamination। तो ये बेस्ट प्लान है। बेस्ट प्लान इसलिए है कि साफ भी है, ठंडा भी है और प्रेशर भी मेंटेन कर दिए, तो और क्या चाहिए? यही तो तीनों प्लान का पर्पस होता है। हाँ ये ज़रूर है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको कंटेमिनेट कर रहा है, तो ये वो कितना एक्सेप्टेबल है ये आपको देखना है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं जहाँ डर्टी कंटेमिनेटेड फ्लूइड हो, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में जरूरी यूज कर सकते हैं, पॉलीमराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लूइड में भी यूज कर सकते हैं, मीडिया विथ प्योर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, ऐसा पंप फ्लूइड को पंप कर रहे हैं जिसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी बहुत ही ख़राब है, तो उस केस में भी बाहर से ये दे रहे हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है यूज्ड इन वैक्यूम सर्विसेज टू प्रिवेंट एयर इनग्रेस इन सील चैम्बर। इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। होता क्या है कि जनरली कोई वैक्यूम सर्विसेज में कोई पंप है तो वो सारे पंपों में क्या होता है कि जब तक पंप चल रहा है तब तक सील चैम्बर का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पंप बंद होता है उसका जो सील चैम्बर का प्रेशर है वो सक्शन के साथ फ्लोट कर जाता है और वहाँ पर वैक्यूम हो जाता है, और वैक्यूम होने के कारण सील फेस के थ्रू बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर अंदर खींच लेता है, और इसलिए वो सारे ही पंपों को जब जब चालू करना है तो आपको प्राइमिंग करना पड़ेगा। हालांकि अगर प्लान 32 यूज हो रहा हो, जैसे मान लीजिए बाहर से ही एयर दे रखा गया है, तो ये जो सील चैम्बर का जो फेस है इसके थ्रू कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो रहेगा मेंटेन, तो जब पंप बंद भी हो जाएगा तो भी एयर को अंदर घुसने का मार्जिन नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे पंपों में ये जो एयर इनग्रेस को प्रिवेंट करता है ये प्लान 32, ठीक है। अब इसमें सावधानी क्या क्या रखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे जो फ्लूइड हम दे रहे हैं सील में वो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इवन स्टार्टअप और शटडाउन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए आपका जैसे ही पंप का जो जिसके थ्रू आप इस फ्लूइड को बाहर से दे रहे हैं सील में, जैसे ही प्रेशर गिरा तो क्या होगा, जो फ्लूइड को पंप कर रहा है वो पंप वही फ्लूइड सील फेस के अंदर जा करके कंटेमिनेटेड फ्लूइड सील फेस को खा जाएगा।
इसके अलावा ये स्टार्टअप और शटडाउन में भी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई पंप है, जैसे हम लोग का ये प्लान जो है मोस्टली ये एससीओ पंप अराउंड एससीओ पंप, एलसीओ पंप या बॉटम पंप में है एफसीसी में। तो उसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जो बाहर से जो फ्लूइड दे रहे हैं वो बेसिकली एलसीओ दे देते हैं, यानी फ्लशिंग वाली या डीजल कहिए। एज ए जो बाहर से फ्लूइड जो सील चैम्बर में दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। अब ये भी एफसीसी का ही प्रोडक्ट है, तो प्लांट रनिंग है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्लांट बंद हो गया है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का बात है कि ये जो फ्लूइड है ये सील फ्लशिंग के लिए कहाँ से मिलेगा। तो इवन स्टार्टअप और शटडाउन में भी इस चीज़ को देखना। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टअप और शटडाउन के लिए भी अगर इसको चलाना है तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि मतलब जैसे अगर एफसीसी यूनिट ही है, अगर एलसीओ को ही यूज कर रहे हैं हम डिफरेंट मैकेनिकल सील में, तो अगर एफसीसी बंद है तो एलसीओ कहाँ से आएगा। इसलिए इस तरह के सील फ्लश प्लान को इफिशिएंटली स्टार्टअप और शटडाउन में यूज करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से सिस्टम बनाया जाता है सील फ्लश प्लांट के लिए। मतलब क्या है, एक टैंक रहेगा या एक वेसल रहेगा, वो एक वेसल रहेगा और वेसल में एफएलओ ले लिए, वो ओमनेस से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, एफएलओ ले लिए। फिर उसके बाद एक पंप होता है फ्लशिंग ऑयल का, और वो फ्लशिंग ऑयल का पंप डिफरेंट जो अलग अलग पंप्स हैं वो सारे पंपों में दे दिए जाते हैं। तो एक सील का सिस्टम का एक अलग ही पूरा इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक यूनिट में हो सकते हैं। उसके लिए एक कंट्रोल वाल्व, पंप्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जिससे हम कंटिन्यूसली ये इंश्योर कर पाएँ कि किसी भी केस में हम मैकेनिकल सील में ये प्लान 32 का फ्लूइड प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। आजकल ये जो प्लान 32 है ना, मोस्टली सिंगल सील फ्लश प्लान में तो यूज होते ही थे। आजकल कई जगह पे मैं देखा हूँ कि ये डबल सील फ्लश प्लान में भी यूज होता है। मतलब डबल सील फ्लश प्लान के लिए जो प्लान 54 या प्लान 53 भी यूज हो रहा है, 52 यूज हो रहा है, उसके अंदर प्लान 32 जो भी यूज होता है फ्लशिंग के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम प्लान 52 या 54 के बारे में जब बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लूइड मस्ट बी कंपेटेबल विथ प्रोसेस फ्लूइड। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, कंपेटेबल होना चाहिए, अगर अदरवाइज वेपराइज हो जाएगा, पंप कैविटेट हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लूइड का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, तो कंपेटेबल होना चाहिए। इसके बाद हम फ्लो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट इंजेक्शन फ्लो रेट, ताकि डर्टी प्रोसेस फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर सके। मतलब इतना कम फ्लूइड ना जाए प्लान 32 का कि जो डर्टी प्रोसेस फ्लूइड है वो सील फेस के पास आने लगे। और इसी तरह हम प्रेशर रेगुलेट करते हैं ताकि वेपर मार्जिन रेगुलेट हो जाए। और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर प्रेशर और फ्लो दोनों में डाउट हो जाए तो फिर हम प्रेशर देख के चलाएंगे, और जनरली उस केस में जो इंजेक्शन फ्लो रेट है वो नॉर्मल डिजाइन से ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन ये दोनों ही सॉल्व होने के चक्कर में एक चीज़ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आप सोचो, अगर आपको एक्सटर्नल फ्लूइड आपको एक तरह से प्रोवाइड कराना है और वो अल्टीमेटली प्रोसेस फ्लूइड में चला जा रहा है, तो इस तरह से आपका कॉस्ट तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि डीसीओ का पंप है या स्लरी का पंप है, उसका कॉस्ट तो कम है डीजल से, लेकिन आप बॉटम पंप या इसमें आप डीजल मिला दे रहे हो, तो एक तरह से आप महंगा प्रोडक्ट डीजल को सस्ते प्रोडक्ट में बेच रहे हो, तो एक तरह से कॉस्ट बढ़ गया ना। दूसरा, इसका एक और चीज़ लिखा है, एनर्जी इनएफिशिएंट आल्सो लीड टू हायर कॉस्ट। एक एनर्जी इनएफिशिएंसी का भी बात आता है कि मान लीजिए कि जो फ्लूइड है, आपका फ्लूइड जो है वो हाई टेम्परेचर पर रखना था, लेकिन आपने कोल्ड फ्लूइड को कंटिन्यूसली ला करके मिक्स कर रहे हैं, तो क्या है, एक एनर्जी इनएफिशिएंसी हो गया। फिर आप इसको फर्दर गर्म करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ठंडा ही करना था तो फिर उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एनर्जी इनएफिशिएंसी की भी बात समझ में आ गई। इसके अलावा आपको इसमें रेगुलरली कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि मतलब इसमें हम लोग का कई बार क्या होता है कि हम लोग डीसीएस पे ही इसका प्रेशर और फ्लो मेजरमेंट भी दिए रहते हैं, ताकि डीसीएस से हम मॉनिटर कर पाएँ कि हमारा प्रेशर गिर ना जाए। क्योंकि अगर प्रेशर गिर जा रहा है इस सील फ्लश प्लान का, तो फिर ये प्लान काम नहीं करेगा और प्रोसेस फ्लूइड सील चैम्बर के अंदर आ सकते हैं और मैकेनिकल सील के फेस के अंदर आके कंट्रोल कर सकते, सील को फेल कर सकता है। इसलिए आपको कंट्रोल सिस्टम को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। प्रेशर अगर कम हो जा रहा है तो जाके देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ प्लगिंग तो नहीं हो गया है, कंट्रोल वाल्व्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा।
तो अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अभी तक हमने मैकेनिकल सील फ्लशिंग प्लांट जो सिंगल सील में यूज होते हैं उसको पूरा डिटेल में समझ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग बात करेंगे डबल सील फ्लशिंग प्लांट के बारे में। हम लोग बात करेंगे प्लांट 54 के बारे में, 52 के बारे में, 53 ABC के बारे में, और फिर फाइनली हम लोग एटमॉस्फेरिक साइड के सील फ्लशिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो सीरीज में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज भी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।